इंडिया की आईटी इंडस्ट्री आज लगभग 315 बिलियन डॉलर की हो चुकी है और इस इंडस्ट्री में 59 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। लेकिन इस स्टोरी का एक दूसरा साइड भी देखिए। यह 2022 में इंडिया के टेक सेक्टर में एक्टिव जॉब ओपनिंग्स 2.6 लाख से ज्यादा थी, लेकिन जनवरी 2026 तक ये नंबर गिरकर लगभग 1.03 लाख ही रह गया। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि जब किसी इंडस्ट्री का साइज बढ़ता है तो आमतौर पर जॉब्स भी बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ कुछ अलग हो रहा है। हायरिंग पहले जैसी नहीं हो रही, कई फ्रेशर हायरिंग स्लो ही है और कई जगह तो टीम ही छोटी कर दी गई है। और कई लोगों को लगता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एआई आ गया है, एआई जॉब्स खत्म कर रहा है, इसलिए जॉब्स जा रही हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और है। सच बात तो ये है कि एआई ने कोई भी नई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, बल्कि एआई ने तो उस मॉडल की सच्चाई सबके सामने लाके रख दी जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री सालों से लोगों से छुपाते हुए आ रही है। एक ऐसा मॉडल जिसने इंडिया को दुनिया का आईटी पावर हाउस बनाया। लेकिन आज पहली बार उसी मॉडल पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री आज भी ग्रो तो कर रही है, लेकिन जिस मॉडल ने उसे इतना बड़ा बनाया था उसमें पहली बार क्रैक्स दिखने लगे हैं। लेकिन ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो बात सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं रहेगी, बल्कि बात पूरे आईटी इंडस्ट्री के फ्यूचर को लेकर होगी। लेकिन अब समझने वाली बात ये है कि जिस मॉडल पर अभी तक इंडियन आईटी इंडस्ट्री चल रही थी, क्या वो बदलते टाइम के साथ पहले की तरह काम नहीं कर रहा? लेकिन वो मॉडल था क्या? इसको समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए 1990s के दौरान दुनिया भर की कंपनी तेजी से डिजिटल हो रही थी, इंटरनेट का यूज बढ़ रहा था, कंपनी सॉफ्टवेयर बना रही थी और अपने काम को टेक्नोलॉजी के जरिए चलाना शुरू कर रही थी। लेकिन इन सब के लिए स्किल्ड इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका और यूरोप में इंजीनियर्स को हायर करना काफी ज्यादा महंगा पड़ता था और यहीं से इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका बना। इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर्स थे, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स थी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर इंजीनियर को हायर करने की कॉस्ट वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम थी। इसलिए दुनिया भर की कंपनीज ने अपनी टेक्नोलॉजी का काम पूरा इंडिया को देना शुरू कर दिया और यहीं से आउटसोर्सिंग का बूम शुरू हुआ और देखते ही देखते इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज इस इंडस्ट्री के जायंट बन गए। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझना जरूरी है। देखिए इंडियन आईटी का बिजनेस मॉडल बाकी टेक्नोलॉजी कंपनी से काफी अलग है। मान लो एक बैंक को 100 इंजीनियर्स चाहिए, बैंक टीसीएस या इन्फोसिस को कॉन्ट्रैक्ट दे देता, फिर इंडियन आईटी कंपनीज इंजीनियर्स की टीम प्रोवाइड करती, काम कंप्लीट होता और कंपनी को अपना पैसा मिल जाता। यानी कि इंडियन आईटी कंपनीज का मेन बिजनेस मॉडल को सॉफ्टवेयर बनाकर बेचना नहीं, बल्कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनीज को इंजीनियर प्रोवाइड करना और उनके काम को मैनेज करना होता है। यानी जितने ज्यादा प्रोजेक्ट आते थे उतने ज्यादा इंजीनियर हायर होते थे और जितने ज्यादा इंजीनियर्स हायर होते थे उतने ही ज्यादा रेवेन्यू आता था और इसी मॉडल ने इंडियन आईटी को इतना बड़ा बना दिया। और सिंपल सी बात तो ये है कि इंडियन आईटी कंपनीज की ग्रोथ उस बात पर डिपेंड करती है कि उन्हें फॉरेन कंपनी या दूसरे कंपनी से कितने ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। और ये मॉडल तब तक ही काम कर सकता है जब तक उन प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स की जरूरत पड़े। लेकिन अगर वही काम कम से कम लोगों में होने लगेगा तो फिर आगे जाकर इस पूरे मॉडल का क्या होगा? देखिए अगर किसी काम को करने के लिए पहले 100 लोग लगते थे और अब वही काम 30 लोग मिलकर कर दें तो कंपनी को पहले जितने लोग नहीं रखने पड़ेंगे। और इनफैक्ट कंपनी चाहती भी यही है कि काम जल्दी हो, कॉस्ट कम हो और प्रोडक्टिविटी बढ़े। लेकिन यहीं पर आईटी कंपनी की कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मान लो गूगल या माइक्रोसॉफ्ट एक टूल बनाते हैं जो कि एआई की मदद से बहुत कम लोगों में ही बन जाता है, तो यहाँ पर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को सीधा फायदा होगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंडियन आईटी के बारे में। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंडियन आईटी खुद अपना सॉफ्टवेयर बना के नहीं बेचती, बल्कि वो दूसरी कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी का काम करती हैं। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करना, यदि गूगल या माइक्रोसॉफ्ट एआई की मदद से कम लोगों में ही अपना काम करवा लेंगी तो वो इंडियन आईटी को प्रोजेक्ट क्यों देंगी? और यहीं से इंडियन आईटी का ही पुराना मॉडल फेल होने लग जाता है, क्योंकि जब इंडियन आईटी को कम प्रोजेक्ट मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू गिरेगा और वो कम इंजीनियर्स को ही हायर करेंगी। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, यदि कंपनीज को इंजीनियर्स की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो हायरिंग भी कम करेंगी। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो भी कॉलेज में हैं और प्लेसमेंट्स की तैयारी कर रहे हैं, और उनके करियर पर क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि जब कंपनीज हायरिंग कम करती हैं तो सबसे पहले एंट्री लेवल पोजीशंस कम होती हैं, यानी कि वो पोजीशन जो सबसे पहले फ्रेशर्स को अलॉट की जाती थी। देखिए आईटी इंडस्ट्री सालों तक लाखों फैमिलीज के लिए बेहतर जिंदगी की उम्मीद रही है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिग्रीज लेकर निकलते हैं इस उम्मीद में कि उन्हें पहले आईटी जॉब मिलेगी। कई फैमिलीज एजुकेशन लोन लेती हैं और कई पेरेंट्स तो सालों
सालों तक पैसे जोड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए पहली जॉब सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि उनके परिवार के लिए फ्यूचर का सवाल होता है। और अब यहीं से सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि जो आईटी कंपनीज नए ग्रेजुएट्स को हायर करती थी और अपने काम के दौरान उन्हें ट्रेनिंग देती थी, आज वही सभी टास्क एआई कर रहा है। और ये सभी वही टास्क है जहां से ये ग्रेजुएट्स अपना करियर शुरू करते हैं। और यही एक सबसे बड़ा शिफ्ट है, क्योंकि पहले कंपनीज पोटेंशियल को हायर करती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर वो कैपेबिलिटी को हायर करना चाहती है। और यही एक शिफ्ट आने वाले सालों के अंदर कई लाखों स्टूडेंट का करियर चेंज कर देगी। लेकिन यहाँ पर एआई का असर सिर्फ फ्रेशर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आज के टाइम के अंदर वो पूरी की पूरी वर्कफोर्स को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहा है। और यही आज के लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोगों को ये लगता है कि एआई सबकी जॉब के ऊपर एक जैसा इफेक्ट डालेगा, लेकिन इससे रियलिटी काफी ज्यादा अलग है। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाना से कोड लिखना काम नहीं होता, बल्कि रियल वर्ल्ड सिस्टम काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। और सबसे बड़ी बात, हर बड़े डिसीजन के पीछे आखिरी में एक इंसान की ही जिम्मेदारी होती है। देखिए, एआई कोडिंग को तो तेज कर सकता है, लेकिन सिस्टम के अंदर कोई फेलियर हो जाए या फिर बिजनेस के अंदर कोई नुकसान हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी किसी एआई के ऊपर नहीं बल्कि एक इंसान के ऊपर ही आती है। और इसीलिए आज के टाइम के ऊपर एआई उन्हीं के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जिनका काम इंस्ट्रक्शन फॉलो करना और रिपीटेटिव एग्जीक्यूटिव को फॉलो करना होता है। और वहीं दूसरी तरफ जो लोग प्रॉब्लम समझ सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं और बिजनेस को टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हैं, उन्हीं की वैल्यू बढ़ेगी। और इसी वजह से एआई के दौर में सबसे बड़ा बदलाव कोडिंग में नहीं हुआ बल्कि वैल्यू के डिस्ट्रीब्यूशन में हुआ है। और हम यहाँ पर फ्यूचर जजमेंट के बारे में बात करें तो क्या इंडिया का एजुकेशन सिस्टम वैसे प्रोफेशनल को प्रोड्यूस कर भी पा रहा है या फिर नहीं, क्योंकि इंडिया हर साल लाखों इंजीनियर्स और लाखों ग्रेजुएट्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन यहाँ पर कंपनीज फिर भी बार बार कंप्लेन करती हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट्स की कमी नहीं है, यहाँ पर जॉब रेडी टैलेंट की कमी है। और यहीं से एक बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। देखिए, डिग्री और कैपेबिलिटी हमेशा एक ही चीज नहीं होती, क्योंकि सालों तक एजुकेशन सिस्टम ने फोकस सिर्फ सिलेबस और एकेडमिक नॉलेज पर किया है। लेकिन इंडस्ट्री को ऐसे लोग चाहिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें, नए सिचुएशन में डिसीजन ले सकें और बिजनेस की जरूरत को समझ सकें। और यहीं पर कॉलेज और इंडस्ट्री के बीच का गैप क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि स्टूडेंट एग्जाम को तो क्लियर करना सीख जाते हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं सीख पाते। और एआई के आने के बाद ये गैप और भी ज्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहले के टाइम में किसी के पास अच्छी नॉलेज होना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आज के टाइम के अंदर यही इन्फॉर्मेशन एआई कुछ सेकंड्स के अंदर दे देता है। इसलिए आज के टाइम के अंदर इन्फॉर्मेशन होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज के टाइम के अंदर प्रॉब्लम को समझना और उस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालना है सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। यानी आज चैलेंज सिर्फ एआई नहीं है, बल्कि कॉलेज एजुकेशन और इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन के बीच का मिसमैच है। लेकिन क्या अब इंडियन आईटी को खुद को री इन्वेंट करना पड़ेगा? लेकिन रियलिटी शायद इन दोनों के बीच में रिलाई करती है, क्योंकि एआई सॉफ्टवेयर बनाने में तो हेल्प कर सकता है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को रिलायबल और सिक्योर बनाना और लाइफ टाइम मेंटेन करना आज भी उतना ही मुश्किल है। और यहीं पर एक और नया चैलेंज सामने आता है, क्योंकि जितना ज्यादा एआई जनरेटेड कोड बनेगा उतना ही ज्यादा उस कोड को समझना और मेंटेन करने और फिक्स करने की जरूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ पहली बार हुआ है, पहले भी टेक्नोलॉजी के अंदर नए नए चेंजेस आए हैं और इंडस्ट्री को इन्हीं चेंजेस के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ा है। और इसीलिए फ्यूचर के बिना जरूरी नहीं वो हो जो सबसे ज्यादा कोड लिखता हो, बल्कि फ्यूचर उन लोगों का भी हो सकता है जो सिस्टम को समझते हैं, सिक्योरिटी रिस्क को पहचानते हैं, टेक्नोलॉजी को बिजनेस से जोड़ते हैं और एआई के काम को वेरीफाई कर सकते हैं। और शायद इसीलिए एआई ने इंडियन आईटी को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इंडियन आईटी की पोल खोलती है। लेकिन अब यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा, क्या इंडियन आईटी इस बदलाव को कभी री इन्वेंट कर भी पाएगी या फिर नहीं, या फिर जो चीज उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कल को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। वैसे आप सभी की क्या ओपिनियन है इसके ऊपर मुझे नीचे कमेंट से बताइएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।